नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो एशियन न्यूज बिग स्टोरी के माध्यम से हर सप्ताह एक नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होता है, जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, जिसकी वजह से आप प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह शासन और प्रशासन होता है। जिम्मेदारों को कुंभ करने नींद से जगाने के लिए हमारा ये सफर निरंतर जारी है। विषय की गहराई और गंभीरता के साथ परेशानियों का समाधान निकालने के लिए इस मुहिम में मैं हूं आपके साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सप्ताह की बिग स्टोरी। वैध और अवैध के बीच न केवल गहरी खाई है, बल्कि इसके मानक को लेकर एक बड़ी जंग चली आ रही है। वैधता अपने आप में परिपूर्णता का संदेश देता है, तो अवैध होने का मतलब ही आपराधिक मानसिकता को उजागर करता है। हालांकि कई मामलों में अवैध मजबूरी, लाल फीताशाही, आर्थिक परेशानी की वजह से भी संभावित है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संख्या नगण्य ही होती है। बहरहाल, यहां हम जिस अवैध की बात कर रहे हैं वह सामाजिक प्रशासनिक सरोकार का विषय है, जिसकी वजह से आप शहरियों को परेशानी होती है, जिसकी वजह से आयकर दाताओं को हलाकान होना पड़ता है, जिसकी वजह से अपराध को पनपने का मौका मिलता है, और ये है अवैध कब्जा। देश के ज्यादातर शहरों के मौकाए हाल पर नजर डालें तो अवैध कब्जों की लंबी फहरिस्त है। बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे की पृष्ठभूमि अपराध से जुड़ी हुई है। शासन और प्रशासन के पास कार्रवाई के पर्याप्त आधार होते हैं, अधिकार होते हैं, लेकिन देश भर में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी है कि ईमानदारी, इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच की नींव खोखली हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर भारत जैसे विशाल देश को इनसे छुटकारा आखिर कैसे मिलेगा। इस अवैध कब्जे को लेकर ही इस पूरे सप्ताह हमारा सफर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, इसका नाम भी बड़ा है और दर्शन भी बड़ा है। रायपुर राजनीति का शक्ति केंद्र है, तो मध्य भारत में बड़ी व्यावसायिक नगरी भी है। इस वजह से इसे मिनी बॉम्बे की संज्ञा भी दी गई है। राजधानी के निर्माण के बाद रायपुर का दायरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि वर्तमान समय में पूरा दबाव पुराने शहर पर ही है। बढ़ती आबादी के साथ रायपुर में निर्माण और व्यापार में भी गुणोत्तर वृद्धि देखने को मिली है, तो इसके साथ ही अवैध कब्जों ने भी रफ्तार पकड़ी है। इसके पीछे राजनीतिक सपोर्ट तो है, तो मंशा भी है, बाहुबल है, तो मुफ्तखोरी की आदत भी है, जीवन यापन की मजबूरी है, तो प्रशासनिक लापरवाही और लाल फीताशाही भी है। रायपुर में अवैध कब्जों को लेकर ही एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी में आपका स्वागत है, जिसमें तमाम सवालों के जवाब जानने का हम प्रयास करेंगे। राजधानी रायपुर के विकास का पहिया जितनी तेजी से घूम रहा है, उतनी तेजी से ही अवैध कब्जे भी बढ़ते जा रहे हैं। जो अवैध कब्जाधारी हैं वो किसी भी ज़मीन पर कब्जा कर ले रहे हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? तो इसके पीछे का जवाब ये है कि जो कब्जाधारी हैं उनके पीछे या तो किसी बड़े राजनीतिक सपोर्ट है, या तो उनके पीछे किसी रसूखदार का हाथ है। लेकिन एशियन न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में, द बिग स्टोरी में, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से राजधानी में अवैध कब्जे इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। कितनी प्राइम लोकेशंस पर जो अवैध कब्जाधारी हैं उन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। राज्य गठन से बीते 23 सालों में राजधानी रायपुर के विकास का दायरा तेजी से बढ़ा है। प्रदेश की राजधानी रायपुर महज राजनीति का शक्ति केंद्र ही नहीं है, बल्कि एक अरसे से रायपुर व्यवसायिक केंद्र के तौर पर निरंतर प्रगति कर रहा है। रायपुर केवल छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों मसलन ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश के साथ ही आंध्र प्रदेश के लिए व्यवसायिक नगरी के तौर पर जाना जाता है। रायपुर ऐसा शहर है जहां देश के विभिन्न भाषाई लोग स्थायी तौर पर निवासरत हैं। यहाँ शासकीय सेवाओं, निजी कंपनियों के साथ ही व्यापारिक क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ मूल के अलावा इन प्रदेश के लोगों की मौजूदगी देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बनने के बाद रायपुर का विस्तार शुरू हो गया था, और अब रायपुर के साथ ही नवा रायपुर भी विकास की राह पर है। हालांकि आबादी का दबाव अभी भी रायपुर पर ही है। आलम यह है कि सालों पुराने रायपुर में अब जमीन कम पड़ने लगी है। इसके पीछे वजह एकमात्र आबादी नहीं, बल्कि कई दूसरे कारण भी हैं, जिसमें से एक है बेजा कब्जा। जी हाँ, ये वो सच्चाई है जिससे शासन और प्रशासन भी महरूम नहीं है, लेकिन कार्रवाई करने से इनके हाथ कांपते हैं।
नतीजतन बेजा कब्जा करने वालों के हौसलों को मानो रायपुर में उड़ान मिल गई हो। राजधानी के कुल भूभाग पर नजर डालें तो 2 दशक पहले तक रायपुर इतना सघन नहीं था जितना वर्तमान समय में हो चुका है। इस शहर में पर्याप्त जगह के अलावा बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खुले मैदान, निस्तारी के लिए पर्याप्त तालाब की व्यवस्था थी। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। इस बीच रायपुर में बदलाव की बयार इतनी तेज बहने लगी कि रायपुर में अब जमीन कम पड़ गई है। कीमतें 12 से 15 गुना बढ़ गई। आलम यह है कि रायपुर में एक ही जमीन के कई दावेदार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, तो एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने वाले लोग आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा खेल बेजा कब्जा, दलाली और धोखाधड़ी का ही हिस्सा है, जिन पर नकेल कसने की केवल नाकाम कोशिशें ही इन बीते सालों में होती आई है। अब ये तालाब भी धीरे धीरे कब्जाधारियों से बचे हुए नहीं है। अब तालाबों पर भी जो है अवैध कब्जे शुरू हो गए हैं। आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये राजधानी रायपुर का सरजू बांधा तालाब है, जहां पर अब अवैध निर्माण इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि जो तालाब का रकबा है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आप सामने की इन तस्वीरों को देखिए, जो तालाब है अब अंदर सिमटता जा रहा है और जो अवैध कब्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब लेकिन इनसे परेशानी किसको हो रही है? परेशानी हो रही है आम जनता को, और जो यहाँ पर लोग पहुँचते हैं उनको, क्योंकि ये शमशान घाट है, बड़ा शमशान घाट है। यहाँ पर जो आबादी है लगभग यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन जो शमशान घाट है उसके बगल में तालाब स्थित है, लेकिन यहाँ पर लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ इस वार्ड के पार्षद भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि तालाब कितना पुराना और क्या अब तालाब का रकबा क्या हो गया, पहले क्या स्थिति थी। समीर जी, जो तालाब है इसकी क्या स्थिति है? जो अवैध कब्जे हैं लगातार इस यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, तालाब का जो रकबा है वो कम होता जा रहा है दिन ब दिन। देखिए, लगभग 100-125 साल पुराना तालाब है ये, और जब ये संजय नगर भी नहीं बसा था उसके पहले का ये तालाब है। शमशान घाट से लगा हुआ ये तालाब है। क्योंकि पहले लोगों के ये दिमाग में था कि तालाब प्राइवेट है, किसी दाऊ का है। फिर जिस मैं पार्षद बना उस समय मैं, चूँकि थोड़ा सा ज्ञान था कि जो जब पानी पे है वो सरकार का हो जाता है, और इसकी लड़ाई हमने लड़ी और उसके बाद इसको सरकारी घोषित किया गया तहसीलदार और कलेक्टर के द्वारा। और चूँकि इस तरफ तो किसी प्रकार का, इस साइड में कोई प्रकार का कब्जा बड़ा नहीं, उस तरफ भी जो आप बस स्टैंड की तरफ का एरिया देख रहे हो पुराना मेड़ था जो उसकी सड़कें बनी हुई है, और उस साइड में जहाँ पर सरजू बांधा गार्डन बना हुआ वो तालाब का पार का एरिया था। तो वो उन 3 एरिया में तो कहीं कब्जे का कोई वो नहीं था। एक ही तरफ बस्ती जो कुछ बढ़ रही थी, तो उसके लिए भी हमने लगातार शिकायत आपत्ति करी है। तो पिछले 6-7 साल के बाद से यहाँ पर कोई किसी तरह का एक भी निर्माण नहीं हुआ। जो भी 6-7 साल पूर्व में कुछ निर्माण हुआ था उस समय पब्लिक का भी विरोध था, और सारी तो उस समय कलेक्टर महोदय ने भी जांच समिति बना करके और पटवारी आरआई सारे लोग आकर के नाप झोंक किए, और उसके बाद से कोई कब्जा नहीं हुआ है। लेकिन ये भी मानने को है कि कहीं ना कहीं तालाब के बहुत से एरिए दबा दिए गए हैं, और जो कि पुराना है, और उस समय जो ज़मीन भूजल में नहीं रहती थी तालाब के सूखा एरिया, उसको चूँकि कहीं ना कहीं ये यहाँ पर 2-3 लोगों के नाम से पहले ये तालाब रह चुका है। उसमें पुजारी जी का भी एरिया है, कुछ साहू परिवार भी लगा हुआ है, उसमें कोई उमंग कॉलोनी से लगा हुआ हसन परिवार है। ऐसे 3-4 लोगों को तालाब के किनारे की भूमि है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर एकदम अगर सही तरीके से जांच होगी तो कहीं ना कोई कब्जा तो पाया जा सकता है। क्योंकि सर्वे किया जाता है समीर जी, और सर्वे के आधार पर पता किया जाता है कि अवैध कब्जा है या नहीं है। तो क्या यहाँ पर सर्वे हुआ तो क्या जानकारी नहीं लगी कि अवैध है या फिर शासकीय भूमि में बनाया गया है, तालाब की ज़मीन पर ये बनाया गया है घर? नहीं, देखिए, जो एरिया लगभग बना हुआ है वो लगभग सूखा एरिया था, और सूखा एरिया में किसी न किसी के जब नाम से आता है। फिर भी अगर स्पष्ट रूप से समय पर अगर जांच होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवैध निर्माण जो तालाब के रकबे में पाया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी और तालाबों की अपेक्षा यहाँ पर कम से कम 3 ओर से तो पूरी तरह से सुरक्षित रहा है। और जब हम लोग जनता यहाँ की जागरूक हुई तो उसके बाद से ये सब कब्जे बंद हुए। पहले जहाँ सरजू बांधा गार्डन बना है वहाँ पर भी कब्जा था, वहाँ पर किसी का कारखाना चलता था उस ज़मीन पर, तो उसको लड़ाई लड़ करके उससे मुक्त करा करके आज वहाँ पर गार्डन बन गया है। और इस तरफ में शमशान घाट की पूरी बाउंड्री हो गई है, ये पाथवे बन रहा है,
और ये पाथवे का भी अभी और 1 करोड़ रुपए और पास हो गया है, तो तालाब को चारों तरफ से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। और कहीं ना कहीं पूर्व में माननीय भूपेश बघेल जी के पास भी हम लोग गए थे, तो उन्होंने शमशान घाट के लिए और पाथवे के लिए जो किया था, वर्तमान में भी अभी 1 करोड़ रुपए सरकार से भी इस तालाब के लिए हुआ है संरक्षित। और भी शिकायतें आपके पास आती होंगी, क्योंकि बड़ा शहर है रायपुर, अभी विकास हो रहा है, मास्टर प्लान भी लागू होने वाला है, तो अवैध कब्जे जो है बढ़ते जा रहे हैं। केवल प्लॉट्स पर ही नहीं, जो सरकारी ज़मीन है उन पर भी बढ़ रहा है, तालाब पर भी बढ़ रहा है, जो नाले की ज़मीन है वहाँ पर भी बढ़ रहा है। तो किस प्रकार की शिकायतें पहुँचती हैं और क्या तत्काल कार्रवाई होती है इन पर, या फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है इन बातों को? देखिए, सच्चाई ये है कि हम लोग राजधानी में रहते हैं, जहाँ पर मंत्री, विधायक, बड़े बड़े पद में रहने वाले लोग रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। तो जिसकी शक्ति रहती है, पावरफुल रहता है, वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति से वो चीज़ों को बचा ले जाता है। गरीब के ऊपर ज़्यादा कार्रवाई होती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, नगर निगम किसी का भी हो। इसमें कहीं कहने के लिए दिक्कत नहीं है कि जो जिसकी सुनवाई नहीं होती है, तो गरीबों की ही सुनवाई नहीं होती, वहीं पर निर्माण, अवैध निर्माण, ये सब ज़्यादा तोड़े जाते हैं, बड़े आदमी बचकर निकल जाते हैं। ये चाहे सरकार किसी की भी रहे, उसमें बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से रसूखदारों और जो राजनीतिक सपोर्ट के कारण ही मतलब अवैध जो कब्जे हैं वो बढ़ते हैं। निश्चित रूप से अगर यहाँ भी अगर कुछ बढ़ रहा था, तो शासन उस समय जब 7-8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, उस समय अगर कुछ बढ़ रहा था तो हमने भी शिकायत की है। क्योंकि हम लोग एक पार्षद हो जाते हैं, और उतनी बड़ी कार्रवाई के लिए जब तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। अब पिछले 7 साल से तो यहाँ पर कोई कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी आपको मिलेगा पुराना निर्माण है। आप शमशान घाट समिति के सचिव हैं, ये शमशान घाट की पहले क्या हालत थी और आज की क्या हालत है? इसको अच्छा तो बना दिया गया है, लेकिन क्या पहले इसका जो रकबा था बड़ा था, क्या ज़मीन का हिस्सा बड़ा था, अब कम हो गया है? नहीं, रकबा तो जितना है उतना ही है, इसमें कम होने का कोई सवाल नहीं है। और बस वो विवाद था, कुछ जो विवाद भी सलट गया। गवर्नमेंट के बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम अपने आप में कि ये मामला भी सलटा, और माननीय भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने को 1 करोड़ दे के इनका व्यवस्था भी सुधार दिया पूरा यहाँ पे। तो काफ़ीपन अब स्थिति अपने कंट्रोल में आ गई है हाथ में। पहले अपन जो ओपन में थे और बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था पहले, अपन का काफ़ी स्थिति में बस संभल चुके हैं। तो क्या इन इलाकों में अवैध कब्जे बढ़ रहे थे उस समय? अब नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं था उस समय। शमशान घाट में नहीं था, तालाब का वो भी, जैसे समीर भैया ने बताया कि एक ही तरफ का वो भी दिक्कत आ रही थी, तो वो भी नागरिकों की जागरूकता के चलते अपने काफ़ीपन हमारे कंट्रोल में थी स्थिति। पर अभी है उसमें थोड़ा सा वो, अब जैसे पाथवे की बात हुई है कि पाथवे बन जाएगा तो वो भी कवर में आ जाएगी, कवर अप हो जाएगा उसका। अब इसमें तालाबों का जो अपन एसटीपी की मांग हमारे समीर भैया के थ्रू भी और हमारी समिति के थ्रू भी कई बार कर चुके हैं कि ये तालाब जो है 5 वार्ड को कवर करता है हमारे ये। तो जैसे नहवान दसगात्र के लिए जो शमशान घाट से यहीं आते हैं, तो यही नाले का पानी 3 नाला इसमें जुड़ा हुआ है तालाब में। तो हमने शासन से वही मांग करके रखी है कि एसटीपी इसमें लगवा देंगे तो पानी साफ़ हो गए और लोग तालाब को यूज़ करेंगे, 5 वार्ड जो यूज़ कर रहे हैं इस तालाब को। वैसे में सवाल ये उठता है कि क्या एसी के ठंडे कमरों में बैठने से ये अवैध कब्जे कम हो जाएंगे, या फिर जो अब मीटिंग करने से ही कब्जे खत्म हो जाएंगे? क्या मौके पर जाना जरूरी नहीं है? देखिए तस्वीरें यहाँ पे, ये सरजू बांधा तालाब, जो चारों ओर इस यहाँ पर पाथवे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ चारों ओर पाथवे नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अवैध कब्जे इस तालाब के चारों कोनों में देखने को मिलते हैं, उसके कारण तालाब का सीमांकन नहीं हो पा रहा है। अब इस चारों कोनों तक पाथवे का निर्माण होना है, पैसे सेंक्शन हो गए, लेकिन निर्माण करें तो करें कैसे? अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचते नहीं है। हालांकि जब ये पाथवे बन रहा था तब भी यहाँ पर लंबा विवाद देखने को मिला था। अब ये चारों कोनों में पाथवे बनाया जाना है, लेकिन कैसे बनाया जाएगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि निगम के जो अधिकारी हैं वो मौके पर नहीं पहुंचते हैं। जब जनप्रतिनिधि भी अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो वो शिकायत भी ठंडे बस्ते में रख दी जाती है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि राजधानी में हो रहे अवैध कब्जों से किस प्रकार से जो अधिकारी हैं इसको मुक्त कराएंगे, क्योंकि केवल तालाब ही नहीं, सरकारी ज़मीनें हो या फिर नालों के किनारे की भूमि हो, सब तरफ कब्जा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे आने वाले समय में मास्टर प्लान भी लागू होने वाला है, जिससे गाँवों को शहर से जोड़ा जाना है। जो चारों इलाके हैं राजधानी के, रायपुर पूर्व, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, इन चारों कोनों में अवैध कब्जे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन जो कब्जाधारी हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। जब शिकायत पहुंचती है तब दिखावा भर के लिए 1-2 कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन बाकी समय ये पूरी शिकायतें ठंडे बस्ते में रख दी जाती हैं। अब देखना ये होता है कि अवैध कब्जों पर नगर निगम और जिला प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करता है।
ऐसा भी नहीं है कि बेजा कब्जा के खिलाफ राजधानी में कार्रवाई नहीं होती, बेशक होती है, लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है वे मजलूम होते हैं, जिनके पास न तो अपनी छत है न किसी तरह का स्थायी रोजगार। किसी तरह सड़क के किनारे कर्ज के सहारे परिवार को पालने के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने निकलने वाले होते हैं। प्रशासन का रवैया इनके खिलाफ इतना सख्त होता है कि लिया कर्ज चुकाने में इनके पसीने छूट जाते हैं। इसके विपरीत कानून और कानूनगो की छाती पर पैर रखकर रसूखदारी के दम पर जो लोग बेजा कब्जा किए बैठे हैं, उनके खिलाफ अफसरी धरी रह जाती है। राजधानी रायपुर के चारों तरफ नजर डाला जाए तो कहीं तालाब को पाट दिया गया है, वहां अवैध तरीके से प्लॉटिंग भी कर दी गई है। सरकारी जमीनों पर कब्जाधारियों ने स्थायी डेरा डाल रखा है। भूमाफिया खाली जमीनों को हथियाने के लिए कितने हथकंडे अपना सकते हैं, आला दर्जे के अफसर सोच भी नहीं पाते। ये महज कोरे दावे नहीं है, बल्कि हकीकत है कि जिस भूभाग को हथियाना होता है, उन जगहों को स्लम एरिया के तौर पर रातों रात विकसित कर दिया जाता है। रात भर में तस्वीर इतनी बदल जाती है जिसे देखकर केवल हैरानी ही होती है। बेजा कब्जा को लेकर वर्तमान में रायपुर जिले की कमान संभाल रहे कलेक्टर गौरव सिंह से हमारे संवाददाता नितिन मिश्रा ने सीधी बातचीत की। एशियन न्यूज ने पड़ताल की और कई जगहों पर अवैध कब्जे देखने को मिले। लगातार कार्रवाई भी चलती है। हमारे साथ कलेक्टर गौरव कुमार सिंह हैं, उनसे सीधी बात करेंगे किस प्रकार से कार्रवाई चल रही। सर, अवैध कब्जे लगातार राजधानी में बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है इन दिनों? देखिएगा, हमारी सभी नागरिकों से भी अपील है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें कि जिसके करने के बाद जब हम कार्रवाई करते हैं तो उन्हें कष्ट हो। आप लगातार देख रहे होंगे जितने भी अवैध लोग काम किए हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लगातार ऐसे अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, ये अवैध कब्जे जो करते हैं उसके कारण लोगों को परेशानी होती है, जो लीगल लोग रह रहे हैं उनको परेशानी होती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह रूप से जहाँ पर भी किसी को ऐसी कोई समस्या है तो वो हमारे कार्यालय हमको बताए और लगातार जो हमारे पास जानकारियाँ हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कार्रवाई के लिए पूरा दल चाहिए होता है, लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें होती हैं, तो हम धीरे धीरे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इस बात का हम पूरी तरीके से इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि जो भी गलत काम करेगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, एक तरफ मास्टर प्लान की तैयारी चल रही है, गाँवों को शहर से जोड़ने का काम किया जाना है, लेकिन जो गांव के क्षेत्र में वहाँ ज़मीन के दलाल जो हैं, जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, वो पहले ही पहुँच चुके हैं और खेतों की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, तालाबों पर कब्जा हो रहा है। चूँकि अवैध कर रहे हैं इसीलिए उन पर कार्रवाई हो रही है और हम लोग अभी दूसरे तरीके से भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को हम कैसे रोक सकें। तो अवैध कब्जे को लेकर जो है लगातार कार्रवाई चल रही है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह का कहना है कि आने वाले समय में इसी प्रकार से कार्रवाई जारी रहेगी, जो गलत काम करेगा उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह के दावे से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक रायपुर में अवैध कब्जे को लेकर समय समय पर कार्रवाई होती रहती है, बावजूद इसके सवाल गंभीर है कि आखिर अब तक बेजा कब्जा के मामले में बड़े स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दूसरों की मेहनत की गाढ़ी कमाई पर बेजा कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई से आखिर हाथ क्यों कांपते हैं? क्यों रसूखदारी दिखाने वालों के सामने प्रशासन बौना हो जाता है? लेकिन इन सवालों का सही जवाब देने के लिए जिम्मेदार हमेशा कतराते ही नजर आते हैं। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में बेजा कब्जा को लेकर गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रदेश की राजधानी होने की वजह से जहां जमीन की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, खरीदारों की संख्या दर लगातार बढ़ रही है, तो इसके साथ ही भू माफियाओं की सक्रियता में भी वृद्धि हुई है। राजधानी में जमीन को लेकर विवादों की लंबी फहरिस्त कोर्ट में है, जिससे उबरने की कोशिश में कई लोग दम तोड़ चुके हैं तो कई उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन न तो समाधान निकल रहा है न ही सख्ती हो रही है। मुद्दे की बात यह है कि शासन और प्रशासन का रवैया सख्त हो जाए। जिम्मेदार यदि घुसखोरी को त्याग कर ईमानदारी से काम करने लगे तो बेजा कब्जा की नौबत ही नहीं आएगी। वहीं जरूरतमंदों को रोजगार के लिए नियत स्थान और छत मुहैया कराने में भी आसानी होगी। लेकिन विडंबना है कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान बैठे लोगों की वजह से अवैध कब्जा करने वालों की पूरी जमीन मिल जाती है। इस मसले पर जब जिम्मेदारों से सवाल होते हैं तब इस बात पर तो जोर देकर कहा जाता है कि उनके संज्ञान में मामला है, तो सवाल उठता है कि ऐसे मसलों का समाधान निकालने की बजाय हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठने की जरूरत क्या है।
एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम द बिग स्टोरी के माध्यम से हमने शहर के अवैध कब्जे दिखाने की कोशिश की है। साथ ही हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजधानी में जो कब्जाधारी हैं उनके हौसले बेहद बुलंद हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई रसूखदार का हाथ है या तो कोई बड़ा राजनीतिक सपोर्ट है, जिनके कारण वो कहीं पर भी अवैध कब्जा कर पा रहे हैं। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो उनका भी कहना है कि वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जन दर्शन माध्यम से हो या फिर जन सुनवाई के माध्यम से जब शिकायत आती है तभी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। ऐसे में प्रशासनिक अमला एक्टिव नहीं रहता है। आपको बता दें कि जो मास्टर प्लान आने वाले दिनों में लागू होने वाला है, उसके लिए 116 गाँवों को शहर से जोड़ा जाना है, लेकिन वहाँ पहले ही दलाल पहुँच चुके हैं और जो महंगे दामों में खेतों और तालाब की ज़मीनों की बिक्री हो रही है, लेकिन प्रशासन को इसका इल्म तक नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से कार्रवाई इन अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ होती है। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर। तो देश भर में एकमात्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ही नहीं जहां बेजा कब्जा बड़ा मसला है, बल्कि देश भर के हर छोटे बड़े शहरों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। हमारा अगला पड़ाव छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर होगा, जिसकी चर्चा लेकर हम हाजिर होंगे एशियन न्यूज की बिग स्टोरी के दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।